There are more people alive today than there are people who are dead. Do you agree with this? If you not, then you will have to Google and you will have to check it. आज जितने लोग इस पृथ्वी पे जिंदा हैं वो ज़्यादा हैं उनसे जो मर चुके हैं. And this is all what speaks about how we take life and how we conceive it. I represent one of those very ambitious wing of Government of India, not officially a part of Government of India, but why I say this because we do this emerging tech piloting or pilots for Government of India. And these emerging tech pilots are, when we refer Government of India, we refer the leadership. We do not refer the administrative framework or the machinery which runs. And what makes Government of India's leadership is all of you. So we represent your aspirations, your ambitions, your requirement, your limitations, your constraint, your frustrations, which you feel every day, and we try to solve it with certain type of emerging technologies. So इससे पहले कि जिस विकसित भारत के ऊपर या जिस विकसित भारत के एम्बिशन के ऊपर हमारी सरकार इस वक्त काम कर रही है, उसके बारे में और दिशा के बारे में मैं बात करूं, मैं विकसित भारत के एक मेजर एम्बिशन को बताना चाहता हूं कि इसका इंटेंट क्या है, इसका कंटेंट क्या है, which I am not supposed to be speaking alone because all of you together create that content, और इसका एक्सटेंट क्या है. हिंदी में कहें तो इसकी प्रकृति which decides its intent, क्योंकि आपका जैसा इंटेंट होगा, जैसी आपकी प्रकृति होगी, आप अपने देश के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए, मंत्रालय के लिए या अपने बिजनेस के लिए वैसा ही इंटेंट चुनते हैं, बनाते हैं. और दूसरा कंटेंट हमेशा इंडिया में डिस्प्यूटेबल होता है. मेट्रो ट्रेन खरीद लेना, बुलेट ट्रेन खरीद लेना या वंदे भारत खरीद लेना could be the intent and could be the ambition, but उस बुलेट और वंदे भारत के ऊपर पत्थर चलाना is your content, is what you think, is what comes from the प्रकृति. So आपकी प्रकृति के बाद डिसाइड होती है युक्ति. The intent, content continues and deliver the extent. That extent is विकसित भारत. Where you are going to reach when you are going to be a country of 100 years is what these three things decide. आपकी प्रवृत्ति कैसी है, प्रकृति कैसी है और आप युक्ति क्या इस्तेमाल करने वाले हैं. ये युक्ति वो हो सकती है जिस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल करते आए हैं पिछले 60-70 सालों तक. इफ आई लुक एट हेल्थ केयर, देन एक वक्त ऐसा था कि हम कुछ हेल्थ केयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों को दीवारों पर पेंट कर दिया करते थे. बच्चे दो ही अच्छे. आपने अगर ट्रेन की जर्नी की है तो आपने देखा होगा लिखा हुआ ये हकीम वो हकीम, सारे हेल्थ केयर के मैसेजेस दीवारों पर पेंट किए हुए हैं. काम नहीं हुआ, अवेयरनेस ठीक ढंग से नहीं आई. फिर एक वक्त ऐसा आया कि हमें अमिताभ जी को, अक्षय कुमार जी को बोलना पड़ा कि पैड बना लेना इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, उस पैड का इस्तेमाल करना, करवाना और अवेयरनेस क्रिएट करना भी इंपॉर्टेंट है. वैक्सीन बना लेना पोलियो की इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा कि ये 2 बूंद जिंदगी की है. So then the content changed, the way we create content changed from that place to this place. And now you have YouTube, you have multiple social media platforms, you have n number of things which speaks about whatever you want to put on, you can put up. I had an opportunity to meet the head of YouTube few months back. He came India to have a conversation with Disha that how we will be able to create a credible and a genuine content for healthcare. आधी दुनिया YouTube पे जाकर बाल कितना झड़ रहा है, कैसे झड़ रहा है, पेट कैसे कम होगा, एंजाइटी कैसे दूर होगी, वो YouTube पे सर्च कर रहे हैं. और दूसरी आधी दुनिया विदाउट किसी क्रेडिबिलिटी के, विदाउट किसी वैलिडेशन के कंटेंट सप्लाई कर रही है उनको. अब लोगों का क्या हो रहा मुझे नहीं मालूम, बट कुछ स्टैट्स जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ वो आपकी नींद उड़ा देंगे. Is because if you look at that where we want to reach, we will have to change the intent. बहुत मुश्किल है क्योंकि आप एक देश हैं, 70-75 साल के हो गए हैं, आपने एक चीज़ मान ली है कि फेमिनिज्म का डेफिनेशन ही यही है, सोशलिज्म का डेफिनेशन ही यही है. लेकिन आप, जब मैं इन 2 वर्च्यूज़ को जरूर डिफरेंशिएट करता हूँ कि आप 70-75 साल पहले जिस इंडिया की बात करते हो वो पॉलिटिकली आज़ाद हुआ इंडिया है. भारत की पहचान, भारत का जो गौरव है, उसका जो सौष्ठव है वो 75 साल पुराना नहीं है, वो 14,000 साल पुराना है. आप पॉलिटिकली 1947 में आज़ाद हुए और 1947 से 1965 तक आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रहे. 1965 से 85 तो आप मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी हो गए. 85 से लेकर के करीब 90 के दशक तक आप डिजिटल इकोनॉमी बनने की तरफ चलने लगे. और 2000 से 2022 के बीच में जब आप 75 साल का एक देश बने तो आप ग्लोबल
और यूपीआई और एक तरह की चैलेंज करने वाली इकोनॉमी बन गई। इस लास्ट के 25 सालों में 50 प्लस 25 मतलब 75वें साल के बीच में आप सब ने देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग भागों से अपने एक राइट का इस्तेमाल करके, विच यू कॉल्ड डेमोक्रेसी, योर वोटिंग राइट, आपने एक ऐसे व्यक्ति को गुजरात से जो वहां मुख्यमंत्री था उसको चुनकर प्रधानमंत्री बना दिया। इस व्यक्ति ने वो सीक्वेंस ही चेंज कर दिया जिस सीक्वेंस पे आप चले आ रहे थे कि पहले कोई स्कीम अनाउंस करनी है, फिर देखना है वो इंटरप्रेटेड हो रहा है कि नहीं, पहुंच रही है कि नहीं बात लोगों तक। इन्होंने आपको एक ऐसा एम्बिशन दे दिया 2022 से 2047 तक का कि इससे पहले कि एज ए कंट्री आप 100 साल के हो जाओ, आपको हर वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा जो आपने पिछले 70 सालों में सोचा भी नहीं। आज मैं क्या कंटेंट इस्तेमाल करने वाला हूं, क्या एक्सटेंट इस्तेमाल करने वाला हूं, उसका सिर्फ एक फॉर्मूला है, दैट आई वांट सक्सेस। इफ आई हैव टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर, if I have to talk about bra or size or anything or the fitting or any conservative talk which has been labeled as a dirty talk, which has been labeled as a personal talk, I am not bothered. I am going to bring that content on the dais today, and I'm very openly going to take this up from today onwards and speak on multiple forums wherever I get opportunity to speak. But before that, let me put that sad part of it, which You may not like me to speaking. ये मेरा सौभाग्य है कि 2014 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री जी वहाँ से मुख्यमंत्री होने के बाद प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे थे, to be in the campaign team. अगर मेरी टीम इसको ठीक ढंग से प्रेजेंट कर रही होगी नेक्स्ट पेज पे, तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारे प्रॉमिसिंग कैंपेन्स में मैं उनका हिस्सा रहा हूँ। ये तो अभी के वर्क हैं, अभी के कैंपेन्स हैं जो टेक्नोक्रेसी में काम करते हैं। बट प्रीवियस स्लाइड पे आपको दिखेगा कि मैं भी चौकीदार, अच्छे दिन आने वाले हैं, घर घर मोदी, हर हर मोदी, सबका साथ सबका विकास, ऐसे कई सारे कैंपेन्स। इसमें 10 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी भी है, इंडिया टिकट टू इंडिया सेंचुरी भी है, विकसित भारत भी है, मैं भी चौकीदार भी है। कई बार मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट के माध्यम से कई बार रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है। Regardless of that, in last 10 years from 2014 to 2024, we aligned with this. मेरे लिए विकसित भारत एक इलेक्शन का कैंपेन नहीं है, मेरे लिए वो एक मिशन है। और हाल में ही अगर आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना है तो उनकी एक सबसे बड़ी खास बात है, जब आप उनको मिलते हैं या जिससे भी वो मिलते हैं, उनके पास खुद तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे मिशन होते हैं, जो मिलता है उसको कुछ काम थमा देते हैं। और ये लिमिटेड नहीं रखा है उन्होंने कि जिसको मिलेंगे उसी को थमाएंगे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने आप सबको एक काम थमा दिया है, विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करने का। जो लोग रेडियो की दुनिया से हैं वो लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ एक काम करिए, स्वस्थ रहिए। आप हेल्थ पॉपुलेशन मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पैसा हमारे देश के एक्सपेंडिचर का बचा देंगे। आप स्वस्थ रहें, ठीक से खाएं, सही चीजों का चुनाव करें, योग करें, अपनी दिनचर्या ठीक रखें, समय पे सोएं, समय पे जागें और एक फिट जनरेशन इंडिया को प्रोवाइड करें। ये आपका सबसे बड़ा योगदान होगा विकसित भारत में। बट द डार्क पार्ट ऑफ दिस, दैट आपकी देश में 5 सबसे बड़े किलर हैं। दीज आर द किलर काउजेस हु आर ऑन द टॉप। सबसे पहला है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, विच इज हार्ट अटैक। सबसे ज्यादा लोग हमारे देश में हार्ट अटैक से मरते हैं। दूसरा रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांस लेने की बीमारी, स्मोकिंग, डस्ट, पोल्यूशन इज द सेकंड मोस्ट किलर। तीसरा, जिसके ऊपर कल भारत मंडपम में हमारे साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने काफी विस्तृत चर्चा की, इज द रोड एक्सीडेंट, इज द थर्ड किलर, जिसमें करीब 1.5 लाख डेथ मौतें होती हैं प्रत्येक साल में। रेस्पिरेटरी डिजीज, जिसके बारे में मैंने कहा कि सांस लेने की बीमारी, सिगरेट और पोल्यूशन, उससे करीब 10 से 12% मौतें होती हैं। और पहला जिसके बारे में मैंने कहा, विच इज योर हार्ट अटैक, अलोन 28 to 30% ऑफ द डेथ। आपको पता है चौथा क्या है? फोर्थ इज व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक टुडे, इज द कैंसर एंड काउजेज रिलेटेड टू कैंसर, डायनेमिक्स रिलेटेड टू कैंसर, एंड ऑल्सो व्हाट यू कैन डू टू प्रिवेंट इट, ऑपरेट इट और figure it out how you will be able to survive. We have a very beautiful actress with us. She has played a role who was diagnosed with a cancer and then she has been operated and she is here to speak about her journey. I don't want to speak about it. But this conversation that you can be somebody who has been operated or detected with a cancer, then you have to come back in your daily routine life, and particularly when it matters to a woman, and more significantly it becomes more vital
mentally, to her mind and to her consciousness, that when it is related to one of the body part for which women are objectified. आज हमें हर फोरम पे, हर पिक्चर में, हर एडवर्टीजमेंट में, प्रोग्राम में खूबसूरत लड़के लड़की चाहिए. लड़कों को थोड़ा सा डेमोरलाइज करें तो लड़कियों के ऊपर ज्यादा फोकस होता है. और खूबसूरत होने के पैरामीटर्स में आपकी बॉडी फिगर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच पीपल एक्सपेक्ट. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये इंडॉक्ट्रिन कर दिया है औरतों में भी कि उनको अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, अच्छा फिगर है, देन दे कैन बी डिप्रेस्ड, दे कैन बी इनटू एन एंजाइटी, और दे कैन बी ऑन अ ट्रेडमिल कि कुछ करो और खूबसूरत हो जाओ किसी भी तरह से. दिस does not include the most important conversation that we have to hold. Are they feeling comfortable of what they are wearing? Is it a side impact? Is it something related to which can lead to a cancer, which may be a cause for a cancer, which may be a cause for cervical pain, spondylitis, or anything? So for me, this conversation which we are going to hold today is not fifth is infectious disease for the record of media. पांचवा सबसे बड़ा जानलेवा TB and diarrhea, dengue वगैरह है, which is infectious disease. In today's conversation which we have reached to this Disha's introduction, and this introduction is going to give you very bird eye view, because I don't want to get into a technical presentation here, but still it is relevant for people, for generations who have came from media, is not only showstopper, but Disha is also one of its own kind, and how it is going to take care, because every sector, right from agriculture to aviation, chemical to textile, steel, gas, automobile, wellness, hospital, media, entertainment, each sector has an ambition to become something by 2047. And how, where, at what scale, at what number, I told you in the beginning कि ये मेरे लिए एक इलेक्शन कैंपेन नहीं है. इलेक्शन हो गया 2024 में, जीत गए, अब 2029 तक नहीं होगा. पार्टी के लिए भी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी ये एक इलेक्शन का मैनिफेस्टो नहीं है, क्योंकि इलेक्शन का मैनिफेस्टो 4-4.5 साल का होता है, उसकी डिलीवरी भी 4-4.5 साल की होती है, उसके एम्बिशन और माइलस्टोन भी 4-4.5 साल के रखे जाते हैं. ये एम्बिशन 2047 तक का है, और कोई जरूरी नहीं है. इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज अक्रॉस द ग्लोब, कोई जरूरी नहीं है कि उस समय तक यही पार्टी लगातार जीत कर आती रहे. फिर फायदा क्या है? Sometime I say the worst part with BJP is they do not know how to promote their work. Day before yesterday, World Bank announced that we are today in a position where a lot of people, a significant amount of people, has came out from the below poverty line statistics. आप सबने अखबार में पढ़ा होगा. We have not, many of you have not heard about it. पिछले 70 साल से हम गरीबी हटा रहे थे. हर साल हर चुनाव में एक ही बात कर रहे थे, लेकिन जब actually lakhs and millions of people has been now came out from the poverty line, World Bank has released the report, there is no buzz about it, nobody will speak about it. It's because we love to speak things which are creating kiosk. And you can create kiosk, you may not be able to create and build nation. And to build a nation, you have to be consistently working on one agenda, one design, one framework for at least 20 to 30 years. Now I am coming to the numbers which are very important for all of you to understand. Today we are somewhere around a $4.18 trillion economy, bigger than Japan. And these numbers are giving you a goosebump, because 2024 our Honorable Prime Minister has clearly said that if this third term of Modi economics comes in between 2024 to 2029, India will become third largest economy. And that time we were fifth largest economy. Today, we have overruled Japan, we have overruled UK, France, Brazil, Germany. देखो मेरे मुंह से निकल रहा है, होने वाला है इसका मतलब. Someday, it is going to be bigger than Germany. Then we are only left with China and US. The numbers which we have predicted for 2047 are somewhere between 35 to 38 trillion dollar. Our majority of KPMG, EY, World Bank, IFC, they have predicted it will be 30-35 trillion dollar. But there are certain group of people who believe it will be 52 trillion dollar. And why is that so? ये संभव है क्या? 4.18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी आज 2024 में कह रही है कि 2027 तक मैं 52 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाऊंगा. 30 भी बोलते हैं, अगर लोअर साइड पे 30 ट्रिलियन डॉलर भी, तो भी कितने फोल्ड है?
Let me take you through a very living example on the globe is Japan. In 1970, Japan economy was 214 to 500 बिलियन डॉलर। और जापान 1970 का जापान आप याद कर सकते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद धीरे धीरे पैरों पे लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ जापान होगा वो। इंटरनेशनल सैंक्शंस, न्यूक्लियर सैंक्शंस, 2 शहर तबाह हो गए। वो जापान 1970 में 512 से 212 के बीच की एक बिलियन डॉलर की इकोनॉमी होता है, और 1970 से 1995 के बीच में वो 5.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाता है, करीब करीब 25 गुना। Can you imagine that India is today in that same time window of 25 years which Prime Minister Modi has given you as Bharat ka Amrit Kal to reach to Azadi ka Amrit Mahotsav of the 100 years. This 25 year is giving us target into each sector, including the health sector, that how do we take this up? How do we create an infrastructure for a nation like India, which require a lot of money, which require a lot of capital intensive infrastructure and operative infrastructure. हमारे साथ आज बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो आपको बता सकेंगे कि नेशनल जीडीपी का सिर्फ 2% खर्च करते हैं हम हेल्थ के ऊपर। And you can imagine the number of people you have. And if you want me to tell you what is the calculation of these two, $35 trillion and $52 trillion, in 2 lines I can tell you, your population in 2047 is going to be 168 crore people. 168 करोड़ होने वाले हो आप, और 168 करोड़ लोगों को उनकी परचेजिंग पावर, आज की परचेजिंग पावर से भी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 2000 साल के बाद पैदा हुआ एक बच्चा करीब करीब $240 अपने लाइफ टाइम में खर्च करता है, बिजली, पानी, खाना पीना, गाड़ी घोड़ा, शादी विवाह, इन सब को लेकर $240,000 अपने लाइफ टाइम में एक बच्चा खर्च करता है। 1968 में आपकी पॉपुलेशन होने वाली है 168 करोड़, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट एन इकोनॉमी ऑफ 35 to 38 trillion dollars. This is the purchasing power PPP economy. What calculation that brings to mind to reach to that $52 trillion economy is going to be my last point, because this is the space where all of you come in. So मैंने आप लोगों को काफी सीरियस पोजीशन में डाल दिया है. This is not only a web series promotion. This is not what we wish to bring to the people as ये content है और ये हमारे vision के साथ align है, आप उठा लो. You have to increase your expenditure of healthcare from GDP 2% to 3 to 5%. जो पिछले 70-75 सालों में नहीं हो पाया है, उसका एम्बिशन मिशन मोड में हमने ले लिया है। और इस मिशन मोड को पूरा करने के लिए, इफ यू विल लुक एट द डबलिंग थ्योरी ऑफ हाउ जापान हैज डबल्ड इट्स इकोनॉमी 4 times to become from 512 to 5.6 trillion dollar economy, it is very important for you to understand your doubling theory, and this is what I am going to tell you, ladies and gentlemen, has already started. Our honorable Minister of Commerce and Industry has given you the milestone of first doubling which has happened in India. If I take 4.18 trillion dollar की इकोनॉमी को कंजर्वेटिव साइड से, then it is 3.2. ठीक है, इतना ले सकते हैं. हार्ड सेक्टर, forget about the hospitality, entertainment and all. Only the oil, gas, coal, steel, infrastructure, इतने को कैलकुलेट करते हैं तो 3.2 trillion dollar की इकोनॉमी है. If 3.2 trillion dollar economy is calculated for the double fold from 2024, it will in 6 years is what has happened before. 6 साल में पिछली डबलिंग हुई है, तो 2032 तक आप होंगे 6.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, और 2032 से 2038 तक आप होंगे 6.5 ट्रिलियन से सीधे 13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, और 2038 से 2044 होंगे आप 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, और 2044 से 2050 होंगे आप 52 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी. इफ यू आर डबलिंग, what is coming in between 32 and 52? These are two large numbers. If we will not be able to align our expenditure, if we will not be able to reduce the population health management cost and expenditure which we are doing today, if we will not be able to reduce our logistic cost which is 14%, today you are running between poles to figures, shipyards to airports is 14-16%, and if you are not reducing your oil import bill, these are 4-5 major ambitions which Prime Minister has, and to do so it is important that we choose unconventional methods. We do not go by कि YouTube पे वीडियो डाल दिया देख लेना ब्रेस्ट कैंसर के बारे में. हमने कुछ पोस्टर्स बना दिए हैं, कुछ कैंपेन्स कर दिए हैं, आपको ईमेलर भेज दिए हैं, और आपको फ़ोन करने पे मैसेज आ रहा है, या आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो रिंग आ रहा है जैसे कि साइबर क्राइम के बारे में आता है, और उससे अवेयरनेस हो जाएगी. You will have to pick up as a nation very unconventional method to speak about it. And the last
point which I want to say before I enter into Disha's rollover is आपने 2022 में 1,98,000 के आसपास औरतों को डिटेक्ट किया था फॉर ब्रेस्ट कैंसर, आउट ऑफ विच 96,000 women we lost, we could not save. The reason is late detection. The reason it was detected into advanced stage, and this death ratio is 60%. Any death ratio of detection and the final death, which is 60%, is very, very alarming. It could be anything like tomorrow if you are detected with a breast cancer, you will be mentally not in position to even conceive the idea that you will be able to survive. 60% is too high, and here we are all together to bring this down by only doing one thing. Stand up, open up and speak about it. Do not think about it anything else, that what you have been told, what is your culturally, how you have been commissioned, how you have been nurtured, but it is a core that you speak about it, and you also want trigger somebody else to speak about it. So let me take you through the Disha, and then I'll not come between you and actors. I know you are very excited to meet them, speak to them. If my team can take it through very fast, one by one, this is done. You can go next. This is the spectrum where we create digital health record, then we check it for the purpose of screening, so that all screenings are done on the level 2 level. And then third is the testing. If somebody is found symptomatic, there are lumps, there are issues, then on the third level they are tested also. And fourth, they are diagnosed. So there is a certain amount of DBT, direct benefit transfer, which Honorable Minister speak about it very often, that we do not believe into making that 1 rupees is spent from government and 5 paisa is reaching to the beneficiary. We do a direct benefit transfer depending on what condition or health condition you have as a government program from states. That is level 4. And level 5 is medication, and then whatever treatment you need. Level 6, what you can see here is definitely the pharmacy in India having an infrastructure which is an health infrastructure without pharmacy is very, very poor. It's very, very alarming that you are detected with somebody, you have a prescription, but you are not getting that medicine in that pharmacy. So that is being taken care into L6 and L7. L7 is what I delivered as a message from our Prime Minister, is be healthy. And to be healthy, you always need not to go to allopathy. You have an ancient wisdom of yoga, Ayurveda, Nadi. Many of the medicine branches which you have are being brought into L7, but not brought into VAD mode. They are brought into an Fitbit or iWatch mode. There are watches which you can wear on your wrist. Asha workers can give it to you, and they read your Prakriti, Vikriti and Pravritti. So this is where what has happened to your body and how we will be able to create an unbroken chain of your health record, so that if you are going to be sick tomorrow, this particular watch and this regular monitoring will be able to tell you 21 days before. Just to put all of you in this room in context, आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सबसे पहले 4-5 टेस्ट बोलता है, जाओ टेस्ट करा के लेके आओ, फिर I will treat you. If you will go to an Ayurvedic doctor, he spend some time with your nadi and he can tell you without any test. All his prescriptions, all his treatments are given to you without any test. Even there are medicines, even there are health conditions which they can predict without any test, which also are up to stone in your gallbladder. For that they also don't need to test. You are pregnant, you are in hypertension, you really had an appendix operation or trouble, this all they can pick up with just by holding that tree. But very few people, they know what is Unani, what is Siddha and what is Ayurveda, what is Nadi Prakriya. This brings everything in a watch, which you can bear. And not only you, 65 to 70% of population in India, through Asha workers who are using these technologies and devices, will be able to create their unbroken chain of data. Going ahead, then we have implementation at the state level. This is what I want to emphasize for half a minute. आपने एक देश बनाया है जिसमें एक प्रोफेशन दिया है औरतों को, गांव की औरतों को करने के लिए, वो है टीचर ट्रेनिंग. बीएड करिए और शिक्षक बन जाइए. ये एक ऐसे प्रोफेशन की बात करता है थ्रू रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड एंड रीइंबर्समेंट, दैट एवरी गर्ल which is living in a village has now 2 options, either to become a teacher by doing B.Ed and teacher training, or after doing a small crash course to become Asha, which used to be not so very decorated or not so very respected profession before, क्योंकि उनका काम डिलीवरी कराना होता था, तेल मालिश करना होता था,
cleanups करना होता था after the delivery, and they used to be very important person with the girl who has delivered, with the woman who have delivered. But society did not give them the respect which they deserved. We want to recognize them, reward them, and reimburse them from current payout of 12,000 rupees per ASHA worker up to 32,000 rupees per ASHA worker. This brings us a possibility, a dream in each girl in that village that I want to become Asha Tai because she has the watch, she wears coat, she has all this information which are helpful for us to survive. And then you have piloting agency us who do pilot for all this emerging tech, where there are a lot of emerging technologies are prototype commercially, physically, regulation wise. And then the last is where I started. 2% GDP expenditure, Viksit Bharat ka sapna, not possible until and unless you create something which contributes back to the GDP. So first time this project, when it was discussed, I wish I had, if I'll get some time, I'll tell you how it started when ASHA was recognized by World Health Organization as a DG, as a Director General, as a Brigadier of Healthcare in the COVID. And then our Honorable Prime Minister took the initiative to upgrade them. He's shown the commitment that each ASHA worker, after the pilot, after the initial start, should be upgraded to an ASHA worker which has device, which has training, which has all the reimbursement and recognition. And then our Minister of Finance, Honorable Srimati Nirmala Sitharamanji, also upgraded the data center infrastructure, data center category from digital infrastructure to physical infrastructure so that the 10th can happen. What is that so important thing with the 10th parameter of Disha? It creates the database of each one of us. It creates Asia's largest healthcare database, which today is available on dark web to all companies who are doing population health management, drug discovery, medical device, and they all are paying secretly on the dark web to hackers. And from where this data comes is by hacking all your hospitals, all your testing centers. Even AIIMS was hacked. Even majority of hospitals which you will every day see, there are hacking attempts. This all gets sold on the dark web. Companies they buy. First time in the history of 75 years, Disha is going to make it is ethically, in an ethical regulatory way possible to subscribe that data, not sold that data, for a limited period to that company, and whatever money this company has been paying to dark web comes to this system, and this pays back to ASHA workers. This would contribute in the economy of India in few years from now, and I will not overstep my media briefing if I'll say we will be able to step very strongly on that path that our 2% spending will be increased to 3 to 5% in the Viksit Bharat mission. And this will be the beginning of a new healthcare infrastructure in India, which we have just tested. And I'll share you the number how you will be able to relate. जितनी मौतें कोविड के समय दुनिया भर में हुई, अगर उसका रेशियो निकाला जाए पॉपुलेशन टू द डेथ, उस रेशियो में अगर आपके यहाँ मौतें हुई होती तो आप दुनिया की सबसे दुखी कंट्री होते। उस रेशियो का 50% भी लोग इंडिया में नहीं मरे थे. And the credit goes to ASHA and Anganwadi workers who are the touch point of 67% of your population. And that is the reason why Prime Minister wanted them to upgrade कि ये अभी इतना अच्छा काम कर सकते हैं. तो इनको जब हम डिवाइस देंगे, ट्रेनिंग देंगे, रिकॉग्निशन देंगे, रिवॉर्ड देंगे, they will create the world's best health infrastructure globally. And I can challenge you that now India is in position. हम वहाँ यूके के जैसा हो जाएंगे, फ्रांस के जैसा हो जाएंगे, जर्मनी के जैसा हो जाएंगे, ये बातें नहीं होती हैं. Wherever we want to step in, we say we want to be the top and the best.